अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? से सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब है निकल जाना, किसी जगह से एस्केप आउट हो जाना, मतलब बाहर निकल जाना। कहते हैं इन आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस वी दैट एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड बैक टू द ग्राउंड आफ्टर रेजिंग टू अ सर्टेन हाइट। कि हमें पता है हमारी डेली लाइफ में आप किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाने के बाद ग्रेविटी की वजह से ना दोबारा वापस आ जाती है। और ये बेसिकली हो क्यों रहा होता है, क्यों आप ऊपर जाने के बाद वो दोबारा से वापस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉल को भी ऊपर की तरफ थ्रो करवाते हैं तो वो कुछ हाइट ट्रैवल करने के बाद दोबारा वापस आ जाती है। वो इसलिए वापस आ जाती है क्योंकि उसकी ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी उसको दोबारा अट्रैक्ट करती है, तो वो वापस आ जाती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने जो ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया था, अगर आप उसको ज्यादा इनिशियल स्पीड दें, ज्यादा उसको एनर्जी के साथ ऊपर फेंके, ज्यादा उसको ग्रेटर इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंके, तो वो अब ज्यादा हाइट ट्रैवल करेगी। लेकिन ज्यादा हाइट ट्रैवल करने के बाद भी वो वापस आ जाएगी ग्रेविटी की वजह से। कहते हैं आप एक काम करें कि आप उसकी जो इनिशियल स्पीड है उसको बढ़ाते जाए कि वो ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए, कि वो वापस ही ना आए, जो ग्रेविटी है उसको वापस जमीन पर लेके ही ना आ सके। तो वो इनिशियल स्पीड को हम कहेंगे कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है, क्योंकि वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल चुकी होगी। तो हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी है क्या? वो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए, ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर निकल जाए, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डायग्राम है कि आपने एक ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाते हैं। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो वापस आ जाएगी। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है तो वो क्या करेगी, वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेगी और वो नीचे गिर जाएगी। अगर आप उसकी इनिशियल स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें तो वो क्या करेगी, इनिशियल स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगी, लेकिन वो एट द एंड दोबारा से जमीन के ऊपर आ जाएगी। अगर उसकी इनिशियल स्पीड और बढ़ा दें, अगर उसका कर्वेचर जमीन के कर्वेचर के साथ मैच कर जाता है तो बच्चे वो जमीन के गिर जो है ग्रेविटी की वजह से मूव करना शुरू हो जाती है। तो वो भी हमारे पास एक केस होगा कि वो ग्रेविटी के अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसकी इनिशियल स्पीड इतनी बढ़ा दें कि वो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट ही ना कर सके, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए, उस स्पीड को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी उसी चीज में कह रहा है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट ही ना करे, तो इन्फिनिटी पर चली जाए, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है ये। आगे हम बेसिकली एस्केप वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं सपोज करें जो एस्केप वेलोसिटी है वो बेसिकली रिलेटेड होती है कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी देंगे कि वो उसको इन्फिनिट डिस्टेंस तक ले जाए। इन्फिनिट डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे जहां पे वो ग्रेविटी से, जमीन की ग्रेविटी से बिल्कुल बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वहां पे हम कहेंगे उसको वो इन्फिनिटी पे है। तो इनिशियल वेलोसिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 1/2 mv²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप उसको देंगे कि एटलीस्ट उसको एस्केप वेलोसिटी की इक्वल एनर्जी मिल रही होगी तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। तो आपने बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको इतनी देनी है ताकि वो उसको जमीन की ग्रेविटी से बाहर लेके जा सके। अब हमने ना इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया था फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिट। हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट को आप उठा के जमीन की सरफेस से किसी पॉइंट 1 से उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाना चाह रहे होते हैं तो उस केस में आपको कितना वर्क करना पड़ता है, या वी कैन से दैट उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती होती है, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इस पॉइंट पर कितनी होती है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था। ये देखिए, ये ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अगर जमीन की सरफेस से किसी डिस्टेंस r से लेके इन्फिनिटी पे लेके गए थे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये थी। अगर हम लोग उसको जमीन की सरफेस से ही ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास उसको कैपिटल R लिख सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब यहाँ पे भी सीन कुछ ये नहीं चल रहा कि आप ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से इन्फिनिटी पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और इन्फिनिटी पे कितनी होगी। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं एटलीस्ट वो इतनी उसको दे सके कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो हम लोग निकालेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपके पास बच्चे इन्फिनिटी पे तो कोई जमीन की अट्रैक्शन ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो इन्फिनिटी पे वो होगी 0 होगी। माइनस आपने अर्थ की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी माइनस GMM ओवर R, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा GMM ओवर R। कहते हैं आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको इतनी ऑब्जेक्ट को दें एटलीस्ट वो इतना वर्क कर सके, इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की इतनी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बॉडी एस्केप आउट कब होगी, जब आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी ज्यादा हो कि वो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इतना काम कर सके, उसका जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना हो।
जी एम एम ओवर आर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर दें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के पीछे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल स्पीड दें कि वो ऑब्जेक्ट को एटलीस्ट इतनी एनर्जी मिले कि वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सके, वर्क कर सके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी तक वो जा सके। तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हमने निकाला है कि जमीन से सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक कितना हमारे पास उसमें इंक्रीज आ रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने जी एम एम ओवर आर निकाला है। तो आपने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि एटलीस्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सके जी एम एम ओवर आर के इक्वल, या फिर वो इतना वर्क कर सके, वो सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक जा सके। तो आपने काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल करवा दिया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करवा दिया। अब यहाँ पे बच्चे जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, एम एम से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 2 जी एम एम ओवर आर। यहाँ से बच्चे स्केलर वेलोसिटी का फार्मूला निकल सकते हैं, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कहते हैं सपोज करें कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द मौजूद है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है वो बेसिकली उसके ना वेट के बराबर होती है। जितना उसका वेट होता है उतना उसकी ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। तो वेट फोर्स के इक्वल आपके पास उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। अब ये देखिए वेट फोर्स mg के इक्वल होती है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी। दोनों साइड से मैथ्स से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी आ जाएगा कैपिटल जी एम ओवर आर के। यहाँ पे आर 2 टाइम है ना, आर का स्क्वायर मतलब 2 दफा आर है, एक आर को इधर ले जाए तो ये जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चे जी एम ओवर आर, ये जी एम ओवर आर की जगह पे आप क्या पुट ऑन कर दें, आप स्मॉल जी आर पुट कर दें। तो ये हमारे पास स्केलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, √2 जी आर। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.8 है, आर की वैल्यू ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, जमीन के रेफरेंस से बात करें जिसकी वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 होती है। जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो स्केलर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 11 किलोमीटर पर सेकंड। इसको 11 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकंड वैल्यूज की आ जाएगी। तो एटलीस्ट इतनी अगर आप उसको स्पीड देंगे इनिशियल स्पीड, तो वो हमारे पास स्केलर वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, वरना वो बाहर नहीं निकल सकता ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे 4.6 ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफाइन द स्केलर वेलोसिटी, शो दैट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस केस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2r/g वेयर r एंड g नोट c। ये हमारा बच्चे वही है कि हमारा यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये आगे कह रहा है उसकी फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने बताना भी है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2 जी की जगह पे 9.8 और आर की जगह पे आप पुट करेंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 11 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये देखें ये वैल्यू पुट ऑन की हुई है, जी की वैल्यू 9.8 पुट की है, रेडियस की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर की है, उसको पुट किया, उसको सॉल्व किया तो 11 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकंड आ गया। बच्चे 10⁻3 होते हैं, इसको किलोमीटर भी बोलते हैं, तो ये किलोमीटर पर सेकंड। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट करें, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। अब ये टॉपिक की पूरी हेडिंग कैसे बनेगी बच्चे, आप इसमें पहले ये डेफिनेशन बताएंगे, ये डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे, फिर यहाँ से बच्चे एक्सप्लेनेशन होगी हमारे पास, उसके बाद फिर यहाँ से डेरिवेशन इसकी स्टार्ट होगी, ये डेरिवेशन स्टार्ट होकर यहाँ से लेके एंड तक डेरिवेशन होगी, और फिर यहाँ से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको करना है, और इसमें मजीद कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चे हमारे पास एक थ्योरम हमने बताना है, एक फार्मूला निकालना है जिसमें वर्क और एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई फार्मूला और रिलेशन हो, उस चीज़ में हमने उसको फाइंड आउट करना है। कहते हैं सिचुएशन बता रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि हमारे पास सिचुएशन किस तरह से, कहते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी एनर्जी बढ़ा देता है, उसकी क्या ले मूवमेंट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आप सिचुएशन लें, कोई एक फोर्स है जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मैस एम है उसके ऊपर अप्लाई करें, अगर उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है बी है, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वो किस डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। लाइक अगर हम बात करें ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जिसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो ऐसा ऐसा आ रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे बच्चे इसकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी। अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में अगर आप पीछे से फोर्स लगाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ के, ये देखिए यहाँ पे एरो छोटा है तो यहाँ पे स्पीड कम है, लेकिन अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में। इसके लिए कह रही हूँ इनिशियल स्पीड उसकी कम है, लेकिन जैसे ही आप उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट उसको डी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो, वर्क करते हो, इसको पीछे से फोर्स लगाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये छोटा एरो का मतलब है स्पीड इसकी कम है, और यहाँ पे देखिए इसका एरो बढ़ा कर दिया, मतलब फोर्स लगाने पर वर्क करने पर इसकी स्पीड बढ़ गई और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट डी भी ट्रैवल कर रहा है। कहते हैं अगर इस सिचुएशन के ऊपर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें जो हमारे पास होती है 2s = vf² - va²।
अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप एस की बजाय डी से लिख रहे हैं तो इक्वेशन 2AD VF² माइनस VA² आ जाएगी। अब इसे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, आप क्या करें, यहाँ पे 2D मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2D VF² माइनस VA आ जाएगा। कहते हैं हमने ना न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था F इक्वल टू m में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल सकती है, ए इधर रहने दें, m मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये देखिए इन दोनों क्वेश्चन का कंपैरिजन करना है, दोनों साइड की क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, राइट साइड को आप इक्वल कर दें। बच्चे अगर क्वेश्चन की लेफ्ट साइड एक जैसी हो तो राइट साइड को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो F/m इज इक्वल टू 1/2D VF² माइनस VA² आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या करें, आप D को इधर ले जाएं और M को इधर ले जाएं, तो D को यहाँ पे डिवाइड हो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो FD आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे M डिवाइड हो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 M को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर दे, MV² मतलब एफ के एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 MVA², मतलब m यहाँ पे आप डिवाइड हो रहा था इधर ले आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 m को एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 m डी तो चला गया ना उस साइड पे, बाकी क्या बचा 1/2 MVF², दूसरी दफा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस 1/2 MVA², ठीक है। तो आपके पास FD क्या था बच्चे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आप बेसिकली वर्क डन नहीं होता, ये वर्क डन है इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 MV² काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे VF का स्क्वायर है मतलब बाद वाली, तो इसको हम कहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस VA, इनिशियल स्पीड थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इनिशियल होगी। तो यहाँ पे ये देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, कि मतलब जिसके साथ फाइनल वेलोसिटी है बाद वाली वेलोसिटी है तो उसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, जिसके साथ इनिशियल वेलोसिटी है उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो यही वर्क एनर्जी हमारे पास थ्योरम है, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन, कहते हैं इसी को हम नाम देते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। तो ये यहाँ तक हमारे पास एंड हो गया। आगे वो एक सिचुएशन बता रहे हैं, कहते हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये वाला जो है ना कि आप वर्क करते हो वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, कहते हैं। लेकिन इसको ना ये वाला उस केस में था जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को ना हम लोग फॉर इंस्टेंस उस केस में भी ले सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को पुल या पुश किया जा रहा है, एक केस में आपके पास वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे केस में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये कह रहे हैं कि उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, उसकी डिक्रीज हो रही होगी। लाइक जब भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है इसी में देख लेते हैं, ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अगर आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, इसी डायरेक्शन में वर्क किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था, आपने उसको पुल अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दी, जब जो उस तरफ उसकी स्पीड बढ़ रही थी अब वो कम नहीं हो जाएगी, अब वो पहले की निस्बत स्लो हो जाएगा क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो हम कहते हैं इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि स्पीड कम हो गई है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हो गया, उस केस में पॉजिटिव वर्क डन था क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे उस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, लेकिन अगर ऑपोजिट में आप लेते हैं तो हमारे पास वर्क नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन याद रखिएगा, अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप वर्क करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव वर्क का। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू हो जाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, हम कहते हैं नेगेटिव वर्क होता है। कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना हमारे पास ये हर केस में वैलिड है, चाहे आपके पास फोर्स जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज भी हो रही हो, एक जैसी ना हो, कभी आगे की तरफ लग रही हो कभी पीछे की तरफ, मतलब डिफरेंट उसकी कह लें चेंज हो रही है, एनी चेंज आ रहा हो, तो ये हर किसी के लिए वैलिड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, ये देखें, ये कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी वर्क एनर्जी थ्योरम इन द रेजिस्टिव मीडियम। क्या आपने स्टेट करना, एक्सप्लेनेशन देनी है वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो पहले आप इसकी स्टेटमेंट देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास उस केस में आ जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यू भी है, ये देखिए 4.6 हमारे पास एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने अभी उसका करेक्ट ऑप्शन देखे, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इसमें कंप्लीट ये टॉपिक करेंगे। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।